नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। यह वीडियो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आई है। और जैसा कि लंबे अंतराल में मैं इन दिनों पढ़ रहा था और मुझे कई कमेंट आए, कई लोगों ने पूछा कि आप जो पढ़ते हैं या आप जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़े अपने अनुभव आपके साथ साझा किए जाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर आज की वीडियो में आपको थंबनेल लग के आइडिया हो गया होगा कि हम उन 10 किताबों की बात करेंगे जो आपका सोचने का नजरिया, आपका मानसिक स्तर और जो अछूता रह गया आपके नज़र से। जैसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसका मतलब यह है कि आपसे जिंदगी या दुनिया के जो पहलू अछूते रह गए, जहां तक आप सोच भी नहीं पाए, वहां तक उन राइटर्स को पढ़िए, उनके अनुभव को अपने साथ समाहित कीजिए और आपको पता चलेगा कि हमसे क्या क्या छूटा, दुनिया कितनी हसीन है। कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है, दिवंगत हो गई इसी कोरोना में। उन्होंने उनके कविता की एक लाइन है कि दुनिया बहुत सुहानी है, इसको और सुहाना कर। तो आप पढ़ेंगे, अपने अनुभव से आप और साझा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे पास जिन किताबों को मैं जितना समझ पाए कि अगर हिंदी साहित्य, देखिए साहित्य पढ़ने का सबसे पहला शब्द ये कि साहित्य, जिसमें सबका हित समाहित हो। और सबके हित में समाहित कैसे हो सकता है कि जो पाठक रहे उसको पढ़ने के बाद वो ना रहे कि कुछ और हो जाए। मतलब जिसका अर्थ है कि अगर आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो ये तुलसीदास के ऊपर दायित्व है कि उन्होंने ऐसा लिखे कि पढ़ने के बाद आदमी आराम को आत्मसात कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले कि हाँ, राम एक ऐसी शक्ति है जिसके चरित्र को नाना पुराण निगमागम संवदम यद्य रामचरितम कुछ धन्योपी के साथ हम धारण कर सकते हैं, धीर जा सकते हैं। तो नायक राम वहां धीरोदात्त हैं। इस तरह से हमारे पास 10 मैं आज हिंदी की ऐसी किताबें आपको बताऊंगा। एक बार आप पढ़िए या आपने पढ़ी होंगी, उसके अनुभव हमें, उसकी कहानी कमेंट में साझा करिए। और इनको पढ़ने के बाद मैंने इस तरह से इनको अरेंज किया है, मेरी जितनी समझ है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किसान और शब्द और अर्थ और भाषा के आधार पर थोड़ी सहज हो, तत्समी भाषाएं जो थोड़ी कठिन हो, आर्यवर्त के विषुव देश में इस तरह की भाषा। और दूसरी बात, हर विचारधारा, चाहे वो सिगमंड फ्राइड की विचारधारा हो, चाहे कार्ल मार्क्सवाद की विचारधारा हो, मुक्त विचारधारा हो, या फिर आधुनिक हिंदी कविता हो, इससे आपको भारत को देखने का नजरिया, विभिन्न प्रकार के दर्शन आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी की आवाज में, कॉपीराइट नहीं पड़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो उनकी आवाज में पहले शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहली किताब जो है वो गोदान अपने आप में मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी किताब है। अगर आपको इसकी कहानी पता है, होरी और धनिया का संघर्ष, जो एक वो बैल खरीद के लाता है और फिर उसको जहर देकर, और फिर जितना एक संघर्ष है भारतीय किसान में, वो कर्ज में मर रहा है लेकिन सामंतवाद का चरमोत्कर्ष देखना है, और होरी और गोबर, मतलब शहर जाके आदमी से गांव क्या क्या छूटता है वो देखना है। तो आप गोदान पढ़िए, अंतिम पृष्ठ तक आते आते आपकी आंख से आंसू गिर जाएगा। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उनके कथा साहित्य का ऐसा कोई सानी नहीं है। तो सबसे पहली किताब भारतीय किसान के हिसाब से और भारतीय आम जनजीवन के हिसाब से, मतलब एलीट क्लास नहीं है, ये बहुत निम्न वर्ग की कहानी है और क्या संघर्ष है। तो गोदान मेरे विचार से सबसे पहली किताब है। दूसरे पे मैं रखूंगा यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल की किताब कहानी। मेरे इसकी भाषा ऐसी है कि इसमें एक साथ कई कहानियां पैरेलल रूप से चल रही हैं। और जैसे कुछ शब्द हैं, गनही जी मतलब गांधी जी, नेहरू जी कहीन है। नेहरू जी कहीन है का अर्थ है कि नेहरू जी कहे हैं, गांधी जी कहे हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा है, ये उनके हिसाब से ये किताब उनको बड़ी अच्छी भाएगी। आप इसमें देख सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आधुनिक हिंदी में मन्नू भंडारी महाभोज, इस किताब में राजनीतिक आपको उठापटक के बीच कैसे एक निर्दोष आदमी की हत्या होती है, आप मन्नू भंडारी को देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी पटकथा लेखक रही हैं टीवी में, फिल्मों में। तो महाभोज, मरने के बाद करने वाले भोज पे किताब है। राजनीतिक द्वंद्व और राजनीति अपने फायदे के लिए किस तरह से आपका बलिदान करती है। मेरे ख्याल से उनका शेर है
किसी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनका शेर है कि सियासत कुछ इस हुनरमंदी से आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो ये उनके लिए, उनके मतलब इस शेर पे एकदम परफेक्ट बैठती है किताब। और इसमें कुछ बड़े अच्छे अच्छे मैंने पढ़ा, इसमें बहुत अच्छे कोटेशन है जो आपको बड़े काम आ सकते हैं। और स्त्री प्रतिनिधि में देखें तो महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका कहा जाता है इनको, छायावाद में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। महादेवी वर्मा को आप कह लीजिए कि रोमांटिसिज्म से परे है इनकी कहानी, और जो नेचुरल लवर जिसको बोलते हैं, नेचर लवर, डॉग लवर जैसे आज है, मुझे समझ में नहीं आता कुत्ता पालने वाला शिक्षित और गाय पालने वाला गंवार कैसे हो जाता है। तो हम बहुत पीढ़ीगत संघर्ष में जी रहे हैं। उन्हीं विदेशों में, उन्हीं पश्चिमी देशों में अगर कुत्ते को कुछ हो जाए, किसी होना नहीं चाहिए किसी भी जानवर के साथ, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो सड़क पे आंदोलन हो जाता है। मैं फूड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से चूजे रोलरों के बीच पीसे जाते हैं वहाँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहीं ना कहीं तटस्थ नहीं है, किसी एक वर्ग के पीछे थोड़ा झुके हुए हैं। तो आप महादेवी वर्मा की गिल्लू पढ़िए, महादेवी वर्मा की सोना पढ़िए, एक हिरन को कैसे उन्होंने पाला। तो ये प्रतिनिधि गद्य रचना में महादेवी वर्मा ये मेरे विचार से सबसे अच्छी हो सकती है। एशिया का पहला नोबेल, और इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। गीतांजलि मतलब मुझे व्यक्तिगत थोड़ी पुरानी प्रकाशन आपको नए मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी क्लास 6 की ये किताब है, मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तो ये थोड़ी खराब लग सकती है देखने में, मगर इसका कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। ये किताबों पर धूल जमने से कहानियाँ नहीं बदल जाया करती। तो आप गीतांजलि पढ़िए। BBC लंदन से फ़ोन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर को कि आपका इंटरव्यू होगा। तो वो तो बड़े अल्लड़ से आदमी चुपचाप ऐसे बैठ गए अपने शांति निकेतन में। वहाँ से एक उसने पूछा संवाददाता ने कि आप इतना बढ़िया कैसे लिख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव का एक बयान था जो मेरे इधर लग गया, आपको भी आपके मन से आ जाएगा, पसंद आया तो वो जो रेड वाला बटन है उसको ग्रे कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। उन्होंने बोला कि मेरे अंदर एक विरहिणी औरत रहती है, वो रो देती है, मैं गा देता हूँ और गीत बन जाता है। इस तरह से सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो एक कवि के साथ ये हमेशा रहेगा। ये श्री बटालवी ने भी कहा है कि जो हर इंटेलेक्चुअल है वो एक द्वंद्व से गुजरेगा। मैं आपको शब्द थोड़े कठिन होंगे, एक जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त और एक दिव्या की यशपाल। इन दिव्या यशपाल जो है मार्क्सवादी लेखक हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनकी जो भाषा है वो थोड़ी आपको एलीट क्लास के लिए, क्योंकि ये सुपारी के बहुत बड़े साहूकार थे जयशंकर प्रसाद बनारस में, और यशपाल जो थे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से पढ़े हैं। तो इन दोनों का जो एजुकेशन लिटरेसी लेवल है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर भिक्षु प्रतिसेन बोला। इसमें दिव्या में कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो राज परिवार में है और उस जगह की सबसे अच्छी नर्तकी बनने के चक्कर में, और उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतने संघर्ष आते हैं कि वो अंत में एक नाचने वाली वेश्या बन जाती है। उसके बाद उसको जीवन का सुख समझ में आता है, और आज आखिरी में जब वो प्रतिसेन को बोलती है कि आश्रय दो आर्य, ये जीवन मिथ्या है, साहिर के शेर के अनुसार की दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो आपसी सुख बहुत जरूरी है, वैभव वैमनस्य नहीं जरूरी है। तो आप दिव्या पढ़ सकते हैं, एक स्त्री विमर्श पे बहुत अच्छी किताब है ये यशपाल की। थोड़ा भाषा थोड़ी कठिन है, और मैं ये कहूँगा कि आप दिव्या तब पढ़िए जब आप पिछले 5 किताब बताई गई किताबों को पढ़ लीजिए, तो आप एक अंतर समझ पाएंगे कि हम कहाँ से चले थे कहाँ तक आए हैं। भारतीय नारीवाद का स्तर समझने के लिए, मतलब वेश्या का जो नजरिया है, और फिर एक स्त्री किन द्वंद्वों से गुजरती है, अगर उसके पेट में एक बच्चा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं दिव्या। जयशंकर प्रसाद की जो पात्र हैं वो इतिहास में इतने बढ़िया होते हैं कि मातृगुप्त, मालिनी, स्कंदगुप्त, प्रियंगु मंजरी, और 2 इन्होंने सिविल सेवकों के ऊपर भी बहुत कटाक्ष किया है। शर्वनाग एक इनका चरित्र है, कालिदास बहुत अच्छा चरित्र है, विलोम बहुत अच्छा, प्रपंच बुद्धि। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐसे हैं जो कभी खेले नहीं जा सकते, मतलब तकनीकी लेवल पे बहुत कठिन होते हैं खेलना, अब भले खेले जा सकते हो, तो आप जयशंकर प्रसाद को कंसिडर कर सकते हैं। और फिर मुक्तक मेरी प्रिय विधा हिंदी कविता में, तो आप छेनियों का दंश कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इस पे कई ऑडियो बुक बनाई है पूरी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद
वापस से इस तरीके पर बढ़ते हैं प्रेमचंद की निर्मला। निर्मला के बारे में कुछ कहना नहीं है। बेमेल विवाह प्रेमचंद की कहानियों की एक बहुत प्रसिद्ध समस्या है। उसका कारण यह है कि प्रेमचंद का जब विवाह कम उम्र में हो गया, वो उनसे सामंजस्य नहीं बिठा पाए। तो प्रेमचंद की लगभग हर कहानी में आपको बेमेल विवाह का जिक्र मिल जाएगा। दरअसल प्रेमचंद स्वयं हर कहानी में मौजूद हैं। देखने वाले का नजरिया और उनके पीछे का इतिहास उनको पता हो तो मेरे विचार से अगर प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी हैं तो 275 कहानी में आपको प्रेमचंद पीछे टहलते हुए मिल जाएंगे। वो पर्दे के पीछे भी सही, लेकिन आपको मिल जाएंगे। और सबसे आखिरी में ये ऐसी किताब है कि मतलब मेरे विचार से कि आज के 500 साल, 1000, 10,000 साल बाद भी अगर कभी आंदोलन जगाना हुआ, देश में जुनून पैदा करना हुआ, रश्मि रथी नहीं है तो जगाना हुआ। और हिंदी के ऊपर जो आरोप था कि गज़ल नहीं लिखती, या गज़ल के ऊपर जो आरोप था कि फुटपाथ पर होगी महल की ज़बान में, हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़बान में, तो वो आरोप था कि हम हिंदी में कोई गज़ल नहीं लिखता और फिर देश के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखता। फिर आए दुष्यंत कुमार, बर्बादी गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बिठा दिया, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। दुष्यंत कुमार की साए में तो दुष्यंत कुमार, प्रेम तो किसी रेल से ही गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, आप वो देख सकते हैं। एक गुड़िया की कई पुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैम पूछा तो बोला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बारे में आप देख सकते हैं। और मतलब दुष्यंत कुमार अपने आप में मतलब पूरी कंप्लीट एक बुक है। मतलब मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें मेरी याद दिलाने आएंगे। तो ये 10 किताबें, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ये मेरी सोच के हिसाब से है कौन किन 10 किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। इतर भी हो सकते हैं, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहिए, जीते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।